नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद मोदी सरकार कल शपथ ग्रहण करने जा रही है और इस बीच दिल्ली से लेकर कई राज्यों में आज सियासी बैठकों का दौर चलता रहा। दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, फिर संसदीय दल की बैठक। उधर मोदी सरकार में कौन मंत्री बनेगा, इसको लेकर बीजेपी और सहयोगी दलों की बैठकें चलती रहीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों की बैठक में चुनाव नतीजों की समीक्षा की, लेकिन उसमें उनके दोनों डिप्टी सीएम नहीं पहुंचे। ऐसा लगता है बीजेपी में जहां जहां हार हुई है उसको लेकर तूफान से पहले का सन्नाटा चल रहा है। बंगाल में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष ने खुलेआम टिकट बांटने के तरीके पर ऐतराज जाहिर करके कहीं न कहीं आलाकमान की ओर इशारा कर दिया है। बीजेपी में आमतौर पर ऐसा कम ही देखने को मिलता है। बंगाल में टीएमसी सांसदों की बैठक में ममता बनर्जी को संसदीय दल का नेता चुना गया और सुदीप बंदोपाध्याय को लोकसभा का नेता चुना गया। ममता ने इसके फौरन बाद एक बार फिर अपने तीखे तेवर दिखाए। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि मोदी सरकार में कौन सा मंत्रालय किस पार्टी को मिलने जा रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। बोलेंगे, ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा है, हमारी लीडर फिर से सीपीपी लीडर बनी और हमको मार्गदर्शन करते रहेगी। और इससे बड़ा क्या हो सकता है, जो इंसान पार्टी के लिए पूरी अपनी खुशियां छोड़कर पार्टी की सेवा कर रही है, तो इसलिए मैं तो उनको सैल्यूट करता हूँ। ऐसे उनके तकलीफात में भी उन्होंने अपने सब काम पीछे रखकर देश के लिए वो पूरी ताकत लगा रही है। आपने आज एक बार फिर राहुल जी को कहा जिम्मेदारी लेने के लिए, क्या वो लोकसभा में जिम्मेदारी उठाएंगे, आपको लगता है? अब वो वेट एंड सी। इस प्रस्ताव में ये कहा गया है कि 2024 के चुनाव नरेंद्र मोदी जी को एक व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक हार है। ये जीत है जनता की जीत, किसानों की जीत, युवाओं की जीत, दलित आदिवासी पिछड़े वर्गों की जीत, श्रमिकों की जीत, महिलाओं की जीत है। ये जीत है संविधान को सुरक्षित रखने के लिए। और राहुल जी ने आज बैठक में यही दोहराया कि जो सामाजिक और आर्थिक न्याय का अभियान हमने चलाया था, संविधान को सुरक्षित रखने के लिए जो हमने प्रचार किया था, जाति जनगणना को लेकर जो हमने बार बार कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने इसका जिक्र किया, किसान न्याय को लेकर जो हमने गारंटियां दी हैं, इसका भी उन्होंने उल्लेख किया। ये सब हमारे रेजोल्यूशन में शामिल किया गया है। CWC unanimously requested Sri Rahul Gandhi ji to take the leader of the opposition position in Lok Sabha. All the participants unanimously put up their views on this issue. Everybody was unanimous that Rahul ji should take leader of the opposition position in the Lok Sabha, because we already told, during this election we raised so many issues, burning issues, unemployment, price rise, Agniveer-like issues, women issues, social justice issues. So these issues has to be continued in a greater manner inside the parliament also. Rahul ji is the best person to lead this campaign inside the parliament. This is what the CWC's view. Therefore, I think entire CWC feel that in the current scenario of Indian politics, for a better and strong, vigilant opposition, those who want to protect Constitution also, should be safe under the leadership of Rahul Gandhi ji as a leader of opposition. This is what the CWC resolution. देखिए, मैं अभी बाबा विश्वनाथ जी से दर्शन करके आ रहा हूँ। माँ विंध्यवासिनी के अर्चना करके आ रहा हूँ। कल नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और मैं
जो पिछले 10 साल से उनके साथ काम कर रहा हूं, मेरा विश्वास है कि ये 5 साल देश के लिए एक बहुत बड़े उड़ान का समय है। बहुत कुछ देश सकारात्मक देखेगा और मैं जितने लोगों से मिल के आया हूं, सब लोग बस एक ही बात कह रहे हैं, मोदी जी को मेरी तरफ से बधाई दे देना। ये भारत का, विकसित भारत का रास्ता खुल रहा है। मैं बाबा विश्वनाथ को बारंबार आभार प्रकट। उस बैठक में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कल प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, एनडीए ने उनको अपना नेता चयन किया है। पूरे देश में खुशी का माहौल है। हमारे आज विधिमंडल गठ ने उनके अभिनंदन शुभेच्छा का प्रस्ताव पारित किया है और साथ साथ में कल शाम को 6 बजे महाराष्ट्र के सारे बूथ पर हमारे 35 लाख कार्यकर्ता पूरी ताकत से एक दीपावली मनाएंगे, उत्साह करेंगे और मोदी जी की शपथ चालू होगी। इधर महाराष्ट्र में हर गांव में फिर एक बार नया उत्साह के साथ हमारा ये शपथ विधि का समारोह पूरे गांव में देखा जाएगा। नकारात्मक राजनीति खत्म हुई है, सकारात्मक राजनीति का दौर शुरू हुआ है। जनता की मुद्दों की जीत हुई है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरह से लगातार पूरे दिन बैठक चली है और सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। राहुल गांधी नेता, लोकसभा में नेता बनेंगे कांग्रेस की नहीं, नेता प्रतिपक्ष बनेंगे नहीं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं जिनके पास चलते हैं और जानते हैं जिस तरह से नई सरकार बन रही है और विपक्ष का क्या उसमें भूमिका होने वाली है। हमारे साथ स्वामीनाथ जायसवाल जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। स्वामीनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मोहम्मद अब्बास साहब है, प्रदेश प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है अब्बास जी। दिनेश शर्मा साहब है, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत दिनेश जी। स्वामीनाथ जायसवाल साहब, आप लोग कल मोदी सरकार का शपथ ग्रहण है, उसमें शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? स्वामीनाथ जी की आवाज आ रही है आपको? ठीक है। अब्बास साहब, आपको आवाज आ रही है? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद अब्बास जी, आपको आवाज आ रही है? लगता है संपर्क में कोई दिक्कत है। तो जिस तरह से आज पूरे दिन घटनाक्रम चला, दिल्ली में कल जो मोदी सरकार शपथ ग्रहण करने वाली है उसको लेकर आज कई बैठकों का दौर चला। कौन सा मंत्रालय किसको दिया जाएगा, अलग अलग जो सहयोगी दल है उनकी क्या मांगे हैं, उनके मन में क्या है, किसी तरह का विवाद नहीं आए, ये सब बातें आज तय की गई। कई बैठकें चली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास से बैठक चली, इसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए और तमाम बैठकें चली। यूपी में योगी आदित्यनाथ जी की कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें हार के कारणों की समीक्षा की गई। लेकिन हैरानी की बात है कि उसमें दोनों डिप्टी सीएम योगी जी के नहीं पहुंचे। बताया गया कि वो बाहर हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ गफलत की खबर भी आ रही है। आखिर बीजेपी में क्या चल रहा है? बंगाल में दिलीप घोष, जो पूर्व बीजेपी अध्यक्ष हैं बंगाल के, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमारी सीटें बदली गईं। पुराने नेताओं को उनके क्षेत्रों से लड़ाकर नए क्षेत्रों में भेजना एक बड़ी गलती थी। दिलीप घोष जो मेदिनीपुर से पिछली बार चुनाव लड़कर जीते थे, इस बार उनको बर्धमान से भेज दिया गया, जहां वो कीर्ति आजाद से 1.5 लाख वोटों से हार गए। इसको लेकर दिलीप घोष नाराज हैं। उनका कहना है ये गलत फैसला था। एक तरह से आला कमान पर उंगली उठाई गई है। बीजेपी में आमतौर पर ऐसा कम ही देखने को मिलता है। इसी तरह यूपी में बड़ी हार हुई है, तो वहां पर बहुत सारी समीक्षाएं होंगी। अभी आज मंत्रियों ने अपने अपने क्षेत्रों की बातें बताई। जो बातें निकल कर मीडिया में आई उसके मुताबिक मंत्री ये बता रहे हैं कि जो संविधान का मुद्दा था उसको बीजेपी ढंग से टैकल नहीं कर पाई। विपक्ष ने बहुत जिस तरीके से जनता के बीच में रखा और कहा कि इनको 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान बदलना चाहते हैं। ठीक है, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, मैं चलता हूं उनके पास। स्वामीनाथ जी, आपको आवाज आ रही है?
आ रही है, आपको आ रही है? जी स्वामीनाथ जी, कल शपथ ग्रहण है मोदी सरकार का, शामिल होंगे नहीं होंगे आप लोग? देखिए, अभी हमारे नेता निर्णय लेंगे, सुबह तक तो कोई अभी निमंत्रण नहीं आया हुआ था। और जिस तरह से ये अब सरकार को भाई बधाई देना चाहिए, तीसरी बार आ रहे हैं बैसाखी के सहारे, जो 400 पार लोगों को 400 पार और 370, और जिस तरह से प्रभु श्री राम का नाम लेकर अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक, जहां राम का संगत है वहां से हरना, चित्रकूट, रामेश्वरम और अयोध्या, ये बता दिया कि प्रभु श्री राम इनसे नाराज चल रहे हैं। ये जिस तरह से युवाओं को धोखा दिए, जिस तरह से किसानों को दुगनी आय करके बात कहे, किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं दिए, किसानों को उनका कानून नहीं बनाए, और युवाओं को 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते, तमाम वादे भूल गए मोदी जी। तो प्रभु श्री राम ने याद दिलाया कि अब वादा अपना पूरा करो, नहीं तो बैसाखी के सहारे हो, कभी भी आपका एक टायर पंचर हुआ सरकार गिर जाएगी। जिस तरह से अटल जी का 13 दिन और 13 महीना सरकार चल रही थी, उसी बैसाखी के सहारे अब आ गए। जो निर्णय स्वयं लेते थे मोदी जी 12 बजे रात को, अब समय बीत गया। अब 12 बजे रात को नवीन जी अब निर्णय नहीं लेंगे, खटाखट बंद हो गया वो दरवाजा। क्योंकि जिस तरह से नोटबंदी, नाकामी, अग्निवीर, ये सारे यूसीसी सारे पर चर्चा करने के लोग बिहार को स्पेशल दर्जा, पहले जिस तरह से डीएनए टेस्ट कर रहे थे इनका, बिहार के मुख्यमंत्री का नीतीश कुमार का, चाहे चंद्रबाबू नायडू को जिस तरह से जेल भेजवाया गया, सब जान रहा है कि भाई साथ में खड़े तो हैं, लेकिन हमारे वादे पूरे नहीं हुए। 4% मुस्लिमों को आरक्षण जो आंध्रा में देने की बात कही है, उनका नेता बोला कि 4% हमारा आरक्षण दिया जाएगा, इस पे रोक टोक सरकार नहीं करेगी। ये सारे व्यवस्था पे चर्चा करना इन लोग को है अभी। और इस बैसाखी के सहारे हो गए, जो पहले अपना 56 इंच का सीना दिखाकर विपक्ष को डराकर जिस तरह से पार्लियामेंट से बाहर कर देते थे, जिस तरह से नेताओं पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को दबाव बनाते थे, आज विपक्ष मजबूत हुई। आज लोकसभा में हम विपक्ष के नेता बनने के योग्य हो गए। अब अपनी आवाज, जैसे आम किसान, मजदूर, श्रमिकों और युवाओं का आवाज हम बेहतर तरीके से रख सकते हैं। हम विपक्ष की भूमिका ताकत के साथ निभा सकते हैं। अब ये इधर उधर की बात ना कर, बता तेरी कारवा कहाँ लुटी, मंगलसूत्र से शुरू हुए मुजरा तक पहुंच गए। अरे चुनावी भाषण स्वामीनाथ जी बंद कर दिया तो चुनाव खत्म हो गए ना। तो अब तो बताइए कि राहुल गांधी का मौका आ गया। अब माननीय प्रधानमंत्री जी जो वादे के साथ आए हैं, जो अपने वित्त साथियों के साथ, उनके साथी जो वादा किए हैं, उनको पूरा करने का करे। तो उनको मौका दीजिए ना। अभी सरकार कल शपथ लेगी, फिर काम शुरू करेगी, मौका दीजिए। नीतीश कुमार तो कल ले बोल रहे थे जल्दी काम करो, जल्दी बिहार को स्पेशल दर्जा दो, जल्दी यूसीसी पर बात करो, अग्निवीर खत्म करो। ये तो देखे होंगे तो कर देंगे, वो मना कहाँ कर रहे हैं, कर देंगे। वो प्रदीप भटनागर जी, प्रदीप भटनागर जुड़ गए हैं, देखिए जवाब देंगे आपको। प्रदीप जी आवाज आ रही है आपको? प्रदीप भटनागर जी आवाज नहीं आ रही, उनको लगता है। ठीक है, अब्बास साहब, जिस तरह से आज समाजवादी पार्टी की बैठक हुई, क्या फैसले लिए गए हैं? क्या दिल्ली की राजनीति करेंगे अखिलेश यादव? अब शिवपाल के भरोसे उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया जाएगा? प्रदीप भटनागर जी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। प्रदीप भटनागर जी, स्वामीनाथ जायसवाल जी कह रहे हैं कि जो है अब तो सरकार को समझना पड़ेगा। अब जो 12 बजे रात को फैसले हुआ करते थे, अब तो कर नहीं पाएंगे। अब तो बैठक होगी, नीतीश जी तय करेंगे फैसला कौन सा फाइनल होगा, उसके बाद डिसीजन ले पाएगी सरकार, और किसानों के लिए काम करना पड़ेगा। और भगवान राम ने तो इनको रिजेक्ट कर दिया है। तो मैं तो कह रहा हूं कि अग्निवीर, आप तो तैयारी कर चुके ना अग्निवीर खत्म करने की। ये जो चने भुनभुना रहे हैं, इनको ये चीजें समझनी पड़ेगी कि जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं वो कोई खत्म नहीं होनी है। और सरकार कोई भी आती है जब, वो सोच समझ के फैसले करती है और लाती भी है। ये इतने खुश ना हुए, 10 साल तक मीडिया भी इन्हीं चक्करों में लगी रही कि सरकार में क्या चल रहा है, क्या लीकेज है, पता लग जाए, मगर अफसोस पता नहीं कर पाए। तो सरकार मजबूती चलेगी, नीतीश जी हो चाहे टीडीपी हो, जितने भी साथी दल हैं हमारे, वो साथ मिलके चलेंगे। और इनकी योजनाएं चल रही है ना,
और जो इन्होंने देश को भ्रमित करा, दलितों को भ्रमित करा, पिछड़ों को भ्रमित करा, मुस्लिम समुदाय को भ्रमित करा, तो डराया ना इन्होंने। कानून, लोकतंत्र और बहुत क्या क्या चीजें बेच के आज इनके सामने आ रही है। और आज इनके कार्यालयों पर घर के आगे जनता खड़ी है कि आपने पैसे भरा, भैया आपने फार्म बांटे थे आपने कि आप इसे भरे और आप इसमें आए और इसमें क्या नाम आपको लाख रुपए मिलेंगे। जनता पैसे लेगी कांग्रेस से, राहुल गांधी को भागने नहीं देगी जनता, किसी कीमत में भागने नहीं देगी। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। अभी तो राहुल गांधी को जवाब देना है कि जो आपने वादे करे थे कैसे पूरे करेंगे। चिंता मत कीजिए, जूता लेके जनता घूम रही है। लखनऊ की कहते ना जनता जो है नहीं मैं देखिए थोड़ा या तो सुन लीजिए आप, मैं चुप बैठ जाता हूँ, या तो आप बोल दीजिए। इतने इतने आप घबरा नहीं स्वामीनाथ जी, इतने घबराहट मत रहिए। स्वामीनाथ जी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए स्वामीनाथ जी, सुन लीजिए। इतने घबराहट मत रहिए। कौन किया था? इतने घबराहट मत रहिए। और किसानों को दुगनी आय का वादा हम किए थे, क्या आप किए थे? सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, वादा को भी तो ध्यान दीजिए। जवाब तो सुन लीजिए स्वामीनाथ जी, जवाब सुन लीजिए। प्रदीप जी बोलिए, जो फाड़ फाड़ के कह रहे थे, प्रदीप जी बोलिए। अब कहाँ गया सपना? सुन लीजिए, फिर सुन लीजिए, बोलिए प्रदीप कांग्रेस जी। के लोग, मुझे लगता है जैसे खुजली कहते हैं, कांग्रेस के लोगों का हाल इतना बुरा है जैसे खुजली वाले गलियों में घूमते रहते हैं ना, इधर रगड़ उधर रगड़, तो इसलिए सुनते नहीं है सबर्सन शांति से, बीच में बोलने से मतलब है बस। ये दूसरा क्या कह रहा है, आप मेरी बात को नोट कीजिए ना, अपने समय पे जवाब दीजिएगा। तो कहने का बात यही कि अभी कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा कि बेचारे आप सचिन तेंदुलकर कैसे बन गए 99 पे आउट। जनता को जवाब देना पड़ेगा। जो आपने फार्म बांटे हैं 1 लाख रुपए, खटाखट 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 देना पड़ेगा, टक 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 देना पड़ेगा। फिर परेशान हो गए, फिर परेशान हो गए, फिर परेशान हो गए। सरकार गिरेगी, मैं घोषणा कर दे रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप तो 5 साल पहले भी कह रहे थे कि सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, बहुत जल्दी गिरेगी। अच्छा, जायसवाल जी को बुलवा लीजिए, हम जायसवाल जी को सुन लेंगे। आदरणीय जायसवाल जी को बोलने दीजिए। जायसवाल जी को सुन लेंगे। चलिए जायसवाल जी बोल लीजिए, पहले आप बोल लीजिए, फिर जवाब देंगे। बोल लीजिए। हमको बोला अभी तो हम सरकार में नहीं आए, हमारे यहाँ लाइन लग गया। जब 2 करोड़ नौकरी की बात कह के गुमराह किए देश के जनता को, 15 लाख खाते में लाने करके गुमराह किए, जहाँ जीएसटी कफन तक पर लगा दिए। गंगा माँ बुलाई है, गंगा जल पर जीएसटी लगा दिए थे। वो हम लोग विपक्ष में बैठ, हम आज मजबूती से आवाज तो लगाने लायक है। ये नहीं ना कि कह दिए कि 400 पर झूठी वादा नहीं किए थे। रात को 12 बजे जिस तरह से इन्होंने ऐसे नोटबंदी लाया, जो 2000 का नोट 5 साल नहीं चला पाए। आज विषय क्या नोटबंदी के विषय पे है? आज डिबेट किस विषय पे डिबेट है, थोड़ा बता दीजिए मुझे। आज इकोनॉमी स्वामीनाथ जी ये चुनावी भाषण का समय चला गया। स्वामीनाथ जी नई सरकार बन रही है। मालूम है। स्वामीनाथ जी पूछना चाहता हूँ आज किस विषय पे डिबेट? जो मौजूदा घटनाक्रम चल रहा है, कल सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस को न्योता क्यों नहीं दिया आपने? ये सवाल है, परेशान है वो मुद्दा रखिए। ये जो बाहर के लोग बैठे हैं आके और जितर बितर की बातें बोल रहे हैं अपने समय पूरा करने के लिए, मैं समय पूरा करने नहीं आया हूँ। आप बताइए प्रदीप जी की तरफ से संघ तरफ से बोलने आया हूँ। आप बताइए इनको न्योता क्यों नहीं दिया गया अभी तक? जो है कल शपथ ग्रहण है। देखिए मेंबर ऑफ एसआईएस, देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने जीत के आए हैं और जितने सरकार में आए हैं हमारी जीत के, सबको निमंत्रण जाता है और जा रहे हैं। ये क्यों क्या की जरूरत नहीं है, वही लोग है ना। निमंत्रण तो इन्हें अयोध्या जी का भी पहुंचा था, क्या हुआ इनको? अयोध्या पे तो वो लोग दूसरी बात कर रहे हैं। इन्हें हर चीज का निमंत्रण चाहिए। शपथ ग्रहण समारोह को, ठीक है, संगठन का शपथ ग्रहण समारोह है, इनके ऊपर बात है। विपक्ष को जो सरकार में आता है वो निमंत्रण देता है। आपने उत्तर प्रदेश में देखा ना, जब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, प्रदीप भटनागर जी कल शपथ ग्रहण है, आज एक दिन पहले तो निमंत्रण मिलना चाहिए ना। कोई बात नहीं, इच्छा नहीं बुलाया, अच्छे लोग नहीं होंगे, नहीं बुलाया, मनुष्यत दिख रही होगी इसलिए नहीं बुलाया, क्या की दिक्कत है उसमें? राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनने वाले, कैबिनेट का दर्जा होगा उनको ही नहीं बुलाएंगे? अरे आप साहब, जो तो इतना देश घूम के आया, भ्रमित अच्छी सड़कों पे 24 घंटे लाइट में और शांति, और जम्मू कश्मीर में जो गांधी परिवार आज तक कभी गया नहीं, जो प्रधानमंत्री गृह मंत्री जिनका नहीं गया, वो बर्फ में बहन भाई खेल के आए हैं।
तो ये तो देखिए ना कहाँ, अब कोई पनौती है तो कौन बुलाए? अब कांग्रेस के पनौती राहुल गांधी है तो हमारी गलती थोड़ी ना इसमें। मतलब आप बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, बता दीजिए उनको। देखिए मैं इस विषय में कुछ नहीं बोल सकता, बुलाना ना बुलाना शीर्ष नेतृत्व का काम है। जिन्होंने संगठन में बैठ के निमंत्रण का सिस्टम बनाया वो बुलाएंगे। जरूरी नहीं है कि बेटे की शादी में बेटी की शादी में बुलाया जाए। ठीक है। दिनेश शर्मा साहब, आपने बहुत सारे सरकारों का शपथ ग्रहण देखा होगा, आप बताइए कल विपक्ष एक दिन पहले विपक्ष को निमंत्रण जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? देखिए इसकी डिबेट का एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए। इस डिबेट को मछली बाजार बना दिया गया। आगे से सोचेंगे हैं आपके चैनल पर बैठे कि नहीं बैठे। यहाँ पर इस प्रकार की डिबेट हो रही, निमंत्रण दिया गया कि नहीं दिया गया, ये कौन सा बड़ा मुद्दा है? तो ये मुद्दा नहीं है। अगर नहीं दिया जाएगा, नेता विरोधी दल ने बना पूरे 5 साल में, कौन सा मुद्दा क्या 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 कर लिया कांग्रेस ने किसी और ने? ये उनका अपना वो अधिकार क्षेत्र है, इसमें हम क्या कह सकते हैं? तो आप क्या कहना चाहते हैं? बुला रहे हैं कि नहीं बुला रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क मैं कैसे कर सकता हूँ आपके ऊपर? मैं कह रहा हूँ प्रोटोकॉल आपको पता है क्या होता है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये कह रहा हूँ। हमको सारा प्रोटोकॉल मालूम है हमको। ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है कल शाम को। निमंत्रण का प्रोटोकॉल जो है आप अभी कांग्रेस के प्रवक्ता अभी पता नहीं क्या क्या कहां से कहां की बात लेके बैठ गए। कंटेंट का एक लेवल सेट हो भाई साहब, ये नहीं कि जो चाहे वो बोलना शुरू कर। आप बोले क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, बोलिए आप बताइए। नहीं आपको सवाल, अब निमंत्रण वाला कोई मुद्दा अभी तक तो किसी चैनल ने इसको उठाया नहीं है। जब चैनल उठाएंगे तभी आप, जब चैनल उठाएंगे तभी इस चैनल पे सुनेंगे आप। दिनेश शर्मा जी, इस चैनल पे दिनेश शर्मा सुन लीजिए, आप होंगे वरिष्ठ पत्रकार, मुझे 30 साल हो गए मीडिया में काम करते हुए, 5 चैनल का संपादक रह चुका हूं मैं। सुन लीजिए, इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए गए हैं। सुन लीजिए पहले बात हुई, मुझे 45 साल हो गए हैं। इस चैनल में बहुत सारे मुद्दे ऐसे उठाए गए हैं जो बहुत बड़े बड़े चैनलों में आपने नहीं देखे होंगे। आप जो कह रहे हैं बहुत सारे इस मुद्दे उठाए गए हैं जो पहली बार यहाँ उठे हैं। 45 साल का मैं जर्नलिस्ट हूं और 45 साल के जर्नलिस्ट से बात करने की तमीज होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि कंटेंट, अब वो प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, उनका वो क्या बोल रहे हैं सवाल पे, ये उनका अपना जो है अधिकार है, उसको जहां रोकना होगा वहां रोका जाएगा। अब आप एक बार एक्सपर्ट बन के आए तो उस पर बोलना बोलिए, नहीं बोलना मत बोलिए, कुछ और बोलिए, आना नहीं आना आपके ऊपर है। ठीक है अब्बास साहब, जिस तरह से आज जो है आपकी बैठक में समाजवादी पार्टी की, उसमें क्या क्या फैसले लिए गए हैं? जिन्हें सार्वजनिक कर दिए और जो हमारी गुप्त है वो गुप्त। जी अखिलेश जी दिल्ली की राजनीति करेंगे, शिवपाल लखनऊ की राजनीति करेंगे, तय हो गया? जी तय हो गया। देखिए समाजवादी पार्टी देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है, सीटों के लिहाज से भी और नंबर ऑफ वोट के हिसाब से भी। जी देश की तीसरी सबसे बड़े राजनीतिक दल का दायित्व हम बहुत मजबूती से उठाएंगे और अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो मंडल की राजनीति हाशिए पे चली गई थी, जो संविधान बचाने की राजनीति और संवैधानिक व्यवस्थाओं की राजनीति हाशिए पे चली गई थी, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में संविधान की रक्षा करते हुए और जातिगत जनगणना हो, पिछड़े दलितों का आरक्षण हो, बेरोजगारी की समस्या हो, अग्निवीर का मसला हो, हर मसले पे मजबूती से, क्योंकि 2 टर्म तो जो मोदी सरकार थी, इस बार ये एनडीए की सरकार है, पहले बेलगाम सरकार थी, अब इसके लगाम पड़ गई है। किस तरह से लगाम डालेंगे आप? वो तो कह रहे हैं अभी भी हमारे सारे मुद्दे जो हमारे चल रहे चलते रहेंगे, कैसे जो है लगाम डालेंगे? चलेंगे पता चल जाएगा ना। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मैं तो पूरा समर्थन दे रहा हूं उनको, और कह रहे सब दिन साथ रहेंगे। अभी देख लीजिए, सूरज लहू लुहान है, हर शाम देखिए, और जिंदगी गरूर का अंजाम देखिए। जो कहता था एक अकेला सब पे भारी, एक अकेला सब पे भारी, अब वो 2 बड़े नेताओं के कर रहा है चटुकारी। किस तरह से नायडू और नीतीश के आगे पीछे जा रहे हैं मोदी जी, कहां रह गए अकेला सब पे भारी? अहंकार चूर चूर हो गया। ये राम के नाम पे जो उन्होंने किया था, भगवान राम ने इनको सबक सिखाया कि राम सबके होते हैं, भाजपा के राम नहीं है, राम सबके हैं। और राम ने उनकी लाज बचाई, गरीब गुरबा किसान की, बेरोजगार की, अग्निवीरों की,
जिनका हक भारतीय जनता पार्टी छीनने जा रही थी। 26 लाख करोड़ का घोटाला देश के प्रधानमंत्री के शेयर मार्केटिंग में हो गया। एग्जिट पोल वालों ने मीडिया ने करा। ये तो फर्जी आप जो शिगुफा छोड़ते रहते हैं, उसके बाद तो कोई बात भी नहीं हुई। अगले दिन तो कवर हो गया शेयर मार्केट। देखिए, कोई कवर नहीं हुआ। जिन्होंने पैसा निकाल के पैसा लूट लिया और अब वो फिर वही उन्होंने पैसा सस्ते में शेयर खरीद लिए, कवर क्या हुआ? जेपीसी जांच क्यों नहीं करे? 26 लाख करोड़ रुपए ना, अब उन्होंने महंगा बेच के और सस्ते में फिर खरीद लिया, बैलेंस कर दिया। शेयर मार्केट में वो जो जंप मारा था, वो जंप कहां गया? ठीक है, ठीक है, जंप कहां गया? ठीक है। आपका चैनल सम्मानित है और अच्छे मुद्दे उठाता है, मैं भी मानता हूं, और आगे भी अच्छे मुद्दे उठते रहेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का अहंकार टूटा और विपक्ष से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो दम घुटा हुआ महसूस करते, आज उन्होंने खुल के सांस ली है। आज कोई भी योगी आदित्यनाथ का हाथ पकड़ के बाहर नहीं भेज सकता, 100 बार छोड़ना पड़ेगा। जिस तरह से वसुंधरा और शिवराज को अपमानित करके उन्होंने करा, आज की ये लगाम पड़ी हुई है और विपक्ष से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता खुश हैं। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है। प्रदीप भटनागर जी होगा तो सबसे पहले भाजपा में होगा। प्रदीप भटनागर जी, आज जो है उत्तर प्रदेश में जो है योगी मंत्रिमंडल की बैठक हुई, समीक्षा की गई और आपके दोनों डिप्टी सीएम उसमें नहीं पहुंचे। विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है। आखिरकार योगी जी वाली बात सही साबित होने वाली है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं पहुंचे, नहीं क्यों नहीं पहुंचे वो अलग विषय है। आज इस प्रकार को देखिए, अभी तो चिड़िया चिप गए खेत, फिर भी मगर क्या रस्सी जल गई मगर बल नहीं गए। हम किसी भी राज्य के अगर मुख्यमंत्री अगर जनता के वोट ने बनाया तो सम्मानित तरीके से नाम लेना चाहिए। हम कभी अखिलेश को अखिलेश नहीं बोलते, आदत में अखिलेश ही बोलते हैं, क्योंकि 25 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो हो सकता है थोड़ा पार्टी के प्रवक्ता को ये तमीज तो होनी चाहिए, क्योंकि देश सुन रहा है। तो इस प्रकार से ये वसुंधरा और क्या क्या बोल रहे थे, देखिए वो मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे वो पूर्व में रहे हैं, मगर जो सम्मानित चीजें होती है, जो कह रहे हैं वाकई में एक अकेला सब पे भारी, और भारी है, रहेंगे, और अपना भारीपन दिखा भी दिया उन्होंने। और ये तो नीतीश जी और सबके बात कर रहे हैं, आप इसकी चिंता मत कीजिए। इसकी तो आपको चिंता करनी है कि आपको लोग छोड़ क्यों चले गए, और आप पिछड़े दलित जो पार्टियां थी ओबीसी, उनको आपने उनको ही निकाला और सबसे पहले उनका हरासमेंट किया, और वही आपसे दूर हुए। जिन दलित और शोषितों की बात करते हो, जिस प्रकार आपने झूठ बोल के पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सीटें जीतती हैं, आपने पूर्वांचल की सीटें झूठ बोल के दी, वो आपके सामने आएंगी। अखिलेश जी घर के पास भी पहुंचेगी वो महिलाएं जो आपने कार्ड बांटे, कि कांग्रेस के आते ही 8,500 महिलाओं खटाखट आने लगेंगे। तो ये उन्होंने ये थोड़ी कहा था कि हम बांटेंगे, ये कहा था सरकार आएगी तो सरकार देगी, आप लोग उन पे क्यों डाल रहे हैं कि उनको पैसा देना है? देखिए, महिलाओं से वादा करा कि राहुल गांधी जी 4-5 तारीख से सबको 8,500 रुपए देंगे, और इसकी वीडियो इतनी सारी आ चुकी है, अगर आपके चैनल पे भी आ चुकी होगी, जो इनके कार्यकर्ता वादे कर रहे हैं। और उन बेचारे जिनको इन्होंने जिस शोषित रखा, जिन्हें पिछड़ा रखा, मुस्लिमों को जिन्हें पढ़ने नहीं दिया, वो बेचारे क्या करते गरीब? ठीक है, एक जवाब लूंगा स्वामीनाथ जी, जवाब लूंगा। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं बहस पर। और ब्रेक के बाद राजधर्म का फिर आपका स्वागत है। दिन भर चली सियासी गतिविधियों पर लगातार चर्चा हो रही है। कल मोदी सरकार का शपथ ग्रहण है और सहयोगी दलों को कौन कौन सी सीटें दी जाएंगी, विपक्ष को अभी तक न्योता क्यों नहीं गया, इन सब तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे लगातार चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। स्वामीनाथ जी, आपने देखा प्रदीप भटनागर जी लगातार अभी भी जो है कांग्रेस को ही दोषी ठहरा रहे हैं। वो तो बीमारी जो है तो दूर नहीं हुई है ना। क्या है कि हमारे प्रदीप भाई भटनागर जी ये भूल गए कि जिस अयोध्या के नाम पर प्रभु श्री राम के नाम पर शुरुआत हुआ, और श्री राम ने तो ये दिखा दिया, प्रभु श्री राम ने कि अयोध्या, चित्रकूट, रामटेक, नासिक, रामेश्वर, खाटू श्याम जी, स्वामीनाथ जी, रानी सती, मेहदीपुर, बालाजी, और सारे जहाँ राम से जुड़ाव था वहाँ से हार गए। और दूसरी बात, राम प्रभु ने दिखा दिया कि देखो झूठे भक्त मत बनो, ये प्रोपगंडा एजेंडा मत दिखाओ। अपने फंडा जिस तरह से हमको बोल रहे हैं कि सब लोग 8,500 रुपया के लिए फार्म जो भरे थे, हम सरकार में ले आए न्याय पत्र हमारा, इसलिए संकल्प लेकर, तो हम वो 8,500 जरूर करेंगे।
आप जो वादा करके आए 10 साल पहले से कि 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष दूंगा और 15 लाख खाते में, आज तक तो कोई वादा नहीं। 150 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, बुलेट ट्रेन चलाऊंगा, स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, टोक्यो बनारस को बनाने की बात कहते प्रधानमंत्री जी। गंगा सफाई के नाम पर खा गए और गौ कसी करने वाले से 250 करोड़ रुपया चंदा लो, धंधा दो, और इस गौ कसी बंद कर देंगे और उसी से चंदा लिया जा रहा है व्यापारियों से 250 करोड़। और इस तरह का बात करते हैं कि देश में ये लोग मुद्दे पर आए थे, दुगनी आई 2022 में किसानों की बात कह के आए थे, एमएसपी की बात बोले, 3 काले कानून लाए, बोले कि मैं बहुत जल्दी कानून बनाऊंगा किसानों के लिए। न कानून बनाया गया, न एमएसपी उनकी लाई गई, और स्वामीनाथन रिपोर्ट पे एमएसपी लाने की बात प्रधानमंत्री कह के 3 काले कानून वापस लिए। उस चप पे चर्चा में 38 साल का रिकॉर्ड तो महंगाई पर चर्चा होता है, तो ये मिलियन चलिए सरकार बन रही, स्वामीनाथ जी नई सरकार बन रही है तो उसका तो बधाई मैं भटनागर जी को दिया कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जो वादा एक किए थे युवाओं को, आज पेपर लीक सरकार जिस तरह से, आप देखे होंगे कि आज नीट के परीक्षा में जिस तरह से बच्चों के साथ आत्महत्या करने पर एक बेटी आत्महत्या कर दी, तो इस तरह का जिस तरह से देश में, जैसे माननीय हमारे वरिष्ठ 45 साल के अनुभवी दिनेश मिश्रा जी जिस तरह से आपको ज्ञान दे रहे थे, बड़े भाई हैं, ज्ञान देना उनसे लेना जरूरी है, लेकिन इस तरह का जिस तरह से वो दबाव बना रहे थे, तो अब दबाव नहीं, अब जनता का दबाव बन गया है। प्रधानमंत्री जी जो एक्योम अहम द्वितीयो नास्तिक मैं हूँ, जिस तरह से बोले मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं तो अवतार लेके आया हूँ, भगवान बनने का कोशिश की। तो जनता ने बताया कि हम जनता जनार्दन है, हम आपके मन की बात 10 साल सुने, अब सुन लो, अब अहंकार नहीं चलेगी। 2 करोड़ नौकरी का बात किए, 9,27,000 10 साल में नौकरी दी। उत्तर प्रदेश 5 लाख प्रति वर्ष नौकरी देने की बात का है। ये सब मुद्दों से विहीन हो गए। स्वामीनाथ जी तो सरकार को काम तो करने दीजिए, आप जो मुद्दे उठा रहे हैं, सरकार जीत के आई है। भैया नवीन भैया, ऐसा है, काम करने 10 साल तक तो उनसे कामें हम पूछ रहे थे कि बुलेट ट्रेन कहाँ चल रही है, 15 लाख खाते में किसके किसके आया, तो उनको बहुमत मिला ना आखिरकार, कब मिला, बहुमत तो मिला है। टोक्यो बना कि नहीं बना, स्मार्ट सिटी 150 बना कि नहीं, कितने गोद सांसद लिए गोद में रह गया, ये सब बात मुद्दे कौन लेके आया था। 10 साल पहले बोले कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा, 770 नेताओं भ्रष्टाचारियों को अपने पास बुला के गंगा जल छिड़क कर वॉशिंग पाउडर में, चाहे हेमंत बिश्व शर्मा हुआ, चाहे अजीत पवार जी हुए, चाहे छगन भुजबल जी, पटेल जी, नारायण राणे जी, और जितने नेता जैसे अशोक चौहान जी और नवीन जिंदल जी, ये तमाम बोलते थे भाजपा के पास बूथ लेवल तक मजबूत, मैं बूथ लेवल तक मजबूत हूँ। पहले कांग्रेस मुक्त की बात करते थे 770 नेताओं को लेकर, और उनको दनादन टिकट दिए, नहीं देते तो उनके पास कोई सांसद नहीं जीत के पाता। वो कांग्रेस के विरोध शुरू से प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी, शाहजादे शाह हमाद का तो जवाब दे दिए। ठीक है स्वामीनाथ जी, ठीक है, आपकी बात आ गई है। से इन्होंने राहुल गांधी जी को कोसना शुरू किया, विपक्ष में रहकर राहुल गांधी जी पर जिस तरह से केस लगाकर उनका पार्लियामेंट से निकालने का, उनका घर छीनने का काम किए। जनता ने बताया कि विपक्ष मजबूत होगा तभी देश चलेगा। आज विपक्ष मजबूत हो गया है, और विपक्ष का दायित्व तो होता है, पक्ष कोई आपका रिश्तेदारी न्योता करने नहीं जाना है कि आपके शादी में बुलाया। देश का जो संविधान है, जिस लोकतंत्र की बात करते हो, तो विपक्ष का जितने नेता हो उनको पहले आमंत्रण दिया जाता है। थोड़ा पढ़ ले हमारे दिनेश मिश्र शर्मा जी भी और हमारे प्रदीप भाई भी, ठीक है, हम लोग भी विपक्ष को सबसे पहले न्योता कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये दिया जलाते थे, तब बाहर दिया जलाते थे। वेणुगोपाल जी ने इस पर बयान भी दिया है, उन्होंने कहा कि हमको नहीं बुलाएंगे तो हम नहीं जाएंगे। ठीक है, बोले दिनेश शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए ये राजनीतिक दलों की नैतिकता का प्रश्न है। एक दल एक इवेंट आयोजित कर रहा है और लोकसभा में जो लोग चुनकर आए हैं उनका एक शिष्टाचार में बनता है, उन सबको वो आमंत्रित करें और भी अतिथियों को आमंत्रित करें, समर्थकों को आमंत्रित करें। ये शिष्टाचार है, ये नैतिक दायित्व में आता है। मैं नवीन दूसरी बात कहने की चाहता हूँ, यहाँ पर अभी जो बात सामने आई, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि 6 महीने सरकार नहीं चलेगी, और अभी आज ही केसी त्यागी साहब 3 दिन से बोल रहे हैं, कभी अग्निवीर योजना पर बोल रहे हैं, कभी किसी भी विषय पर बोल रहे हैं। अग्निवीर योजना खत्म होगी, इसका कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी का सामने नहीं।
और जैसे जैसे केसी त्यागी साहब ने कहा कि प्रधानमंत्री बनाना चाहता था विपक्ष, उनको कांग्रेस बनाना चाहती थी नीतीश कुमार को, क्या उनके पास इसका ऑथेंटिक बात है? नीतीश कुमार जी ने इस बात को सामने अभी तक नहीं कहा कि उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। देखिए, हो ये रहा है नवीन भाई कि अगर इस प्रकार के स्टेटमेंट सामने आते चले गए और जो कांग्रेस बोलती चली जा रही है, तो जहां तक मेरी बुद्धि कहती है, इस देश को मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें जिस प्रकार का झूठ इस चुनाव प्रचार के अंदर देखा गया, वो पूरी जनता ने सुना है। अब वो खटाखट वाला मुद्दा उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव होंगे विधानसभा के, उसमें पता चलेगा। और दूसरी बात यह है कि जो भी प्रकार के उनके नरेंद्र मोदी का जहां तक स्वभाव है, जो देखते आए हम, उन्होंने तो अटल बिहारी वाजपेयी का भी दबाव नहीं माना था जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था गुजरात दंगों पर कि मोदी जी अपना राष्ट्र धर्म निभाएं। उन्होंने रिजाइन नहीं किया, और उनके पास एक विकल्प है बहुत बड़ा। राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी से आई है, किसी प्रकार से कोई भी गेंद किसी दूसरे के पाले में जाने वाली होगी, मेरी बुद्धि कहती संभव नहीं है। अगर ज्यादा ही उत्साहित इस तरह से विपक्ष करेगा, कोई व्यक्ति मध्यावधि चुनाव में जाने को तैयार नहीं होगा, जितने भी एमपी चुनकर आए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो बहस सामने आ रही है, जो मुद्दे सामने आ रहे हैं, और जो वरिष्ठ चंद्रबाबू नायडू ने कोई कमेंट नहीं किया। चंद्रबाबू नायडू बहुत बड़े दबाव में है, क्योंकि वहां पर जो जन कल्याण जो पार्टी के जीत कर आए हैं, 22 एमएलए चुने गए, 22 पर लड़े थे, 22 जीत गए, 2 सांसद दोनों में जीत गए। बहुत बड़े दबाव में है चंद्रबाबू नायडू भी, बड़े मुश्किल से मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल रही है। नीतीश कुमार के ऊपर अभी एक आरोप है कि वो दल बदल सकते हैं, लेकिन उनको भी ये पता होना चाहिए कि उनके 12 जो एमपी है, उनकी भी कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल। लालू यादव की लड़की चुनाव जीत कर आई है, 3 और जीते हैं, उनका पता नहीं कि वो कब पाला बदल दे। देखिए, बड़ा हौच पौच है नवीन भाई, अभी हम किसी ऐसे निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते, परंतु जिस प्रकार के बयान आ रहे हैं, जैसे कांग्रेस के उत्साही हमारे भाई नेतागण बोल रहे हैं, आप इसको मध्यावधि चुनाव की तरफ मत धकेलिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी खोने को तैयार है। ठीक ऐसा है, हमको लगता है। ठीक है। अब्बास जी, मध्यावधि चुनाव होंगे तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप लोग चाहते हैं कि मध्यावधि चुनाव हो जाए? अब्बास जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, मेरी आवाज आ रही है। जो हमारा पीडीए बना है जी, लंगोट कसली है, संविधान की रक्षा करनी है। एक बार चुनाव हो, 10 बार चुनाव हो। आपने शायद सवाल समझा नहीं। दिनेश शर्मा जी कह रहे हैं जिस तरह से आप लोग सरकार बनने से पहले लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरह से मध्यावधि चुनाव की तरफ जो है हालात चले जाएंगे, उसके लिए आपके सांसद तैयार नहीं होंगे और आपका ही साथ छोड़ देंगे। लोगों को जनता के विधायक साथ छोड़ देते, अपनी अपनी सीटों में सब आना है, पता लग गया है। ये जनता लड़ाई चुनाव, पॉलिटिकल पार्टियों का मसला नहीं है। खड़ा हो गया है। आपके माइक में कुछ समस्या, उसको ठीक कर लीजिए, फिर आता हूं। प्रदीप भटनागर साहब, यही सवाल आपसे है कि लगातार जो बयानबाजी है और जो मोदी सरकार जो है, मोदी जी का काम करने का तरीका है, वो झुकते नहीं है, तो अगर लगातार दबाव बना तो क्या करेंगे वो आखिरकार? या तो तोड़ेंगे विपक्ष को? देखिए, विपक्ष तो पहले भी टूटा हुआ था और आज भी टूटा हुआ है। विपक्ष अपने तो जोड़ कहां पाए? अगर विपक्ष जोड़ा हुआ होता, जो 10 लाख नौकरी की बात करते थे साल में देने की, बिहार में मुख्यमंत्री बने थे, जो 9 से 10th में नहीं पहुंच पाए, तो दे देते ना। क्यों 3 पे रह गए, 2 पे रह गए? क्यों नहीं बचा पाए? जो मछली दिखा रहे थे, कभी कुछ दिखा रहे थे, गरीबों को बेचारों को चिढ़ा रहे थे कि देखिए हम तो मछली खा सकते हैं, मगर गरीब जो जरा मछली नहीं खा सकता। क्यों इतना बड़ा माइंडेड बिहार के अंदर दिया? 1 साल अगर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने तो दिखाया ना कि गुंडागर्दी, इंक्रोचमेंट, अपहरण, गोली चलाना, बंदूकधारी सब कुछ चला था ना। तो जनता के वोट से चोट पता दी ना उन्होंने कि आपकी जो रैली थी, आपकी हरकतें थी, वो क्या थी। और आपने अभी जो सवाल समाजवादी पार्टी है, शायद उनसे आपने पूछा, अभी हमारे साथ जो एक विश्लेषक साहब बैठे हैं, उन्होंने भी एक बात पूछी तो जवाब जनता पे चले गए। आपने जो खटाखट का मामला उठाया, जनता पूछेगी ना, तो वो कहा ना चुनाव में आप क्या जवाब देंगे? जनता के बीच में सांसद को जाना है, और मैं समझता हूँ जो सांसद आ रहे हैं उनका अपने कार्य क्षेत्र के अंदर अधूरा होगा।
जनता से समन्वय अधूरा होगा। कार्यकर्ताओं के प्रदीप साथ भटनागर नहीं जी, होगा। प्रदीप एक सर, भटनागर जी, मैं मेरी एक लाइट सवाल, उड़ जाएगी। सर, मेरी- प्रदीप सर, मेरी भटनागर लाइट जी, उड़ जाएगी। आप सर, लगातार लाइट उड़ जाएगी। एक चुनाव में पार्टी का पक्ष रखते रहे सर, चुनाव मेरी के लाइट उड़ दौरान। जाएगी। सर, मेरी लाइट उड़ जाएगी। मुझे अच्छा, बोलिए बोलिए। प्लीज प्लीज, जो हारे हैं उन्हें चिंतन करना पड़ेगा कि आपने अपने जनता को, साथियों को, अपने कार्यकर्ताओं को ये इग्नोर करा है। आपका जो है सारा समन्वय अच्छा नहीं रहा है। आप दुनिया को दोष देने में लगे। आपको अपने जेब में और अपने गिरेबान में देखना पड़ेगा कि आपने कार्यकर्ताओं को कितना पूछा, कितना जनता का काम किया, उनके बीच में कितना समन्वय बनाया आपने। माने प्रधानमंत्री कहते हैं सब सांसदों से कि आप क्षेत्र में ध्यान दीजिए, क्षेत्र का विकास कीजिए, काम कीजिए। तो जनता ने, वोट ने बताया सबको, चाहे किसी दल के हो चाहे। तो समझने वाली बात है कि वोट ठीक की है। चोट ने बताया। मैं एक मिनट सर प्लीज, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बिहार के सर जितने भी दल हैं वो हो, चाहे झारखंड हो, इतने मजबूर आज यहाँ बैठ के कह रहे हैं हम भारत की, दुनिया की दूसरे नंबर की पार्टी है। कम से कम डाटा तो उठा के पढ़ लिया करो, दूसरे नंबर है कौन, तीसरे नंबर है कौन है। आप जिस प्रकार से खटाखट करके सरकार में आए हो, तो जनता के बीच में आपको जवाब देना श्रीमान, वो तैयार रहना पड़ेगा आपको। प्रदीप जी, और आप देखिए जो जनता को विश्लेषण जवाब तो वो देंगे। प्रदीप सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, फिर आराम जवाब दीजिए। बोला है, हाँ जी जी। सवाल ये है कि देखिए, आप ये तो मानते हैं ना, बीजेपी जो है जितना दावा करी तो उतना नहीं आ पाई, बहुमत नहीं ला पाई अपने दम पर, तो कहीं ना कहीं आप मानेंगे ना समीक्षा की जरूरत है। मैं आपको इस सवाल का जवाब देता हूं, और मैं समझता हूं अगर मेरी गलती हो तो बोलिएगा। खासतौर विश्लेषक साहब, मेरा निवेदन है कि आप टीका टिप्पणी जरूर करिएगा मेरे विषय पे, गलती भी हो तो भी। भारत की जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई लोभन, कोई लालच नहीं दिया कि आपको फ्री सिलेंडर देंगे या महिलाओं को पेंशन देंगे या 1000 रुपया, लाख रुपए देंगे। ना किसी राज्य के अंदर लालच दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, किसी मुख्यमंत्री ने। और फिर भी 14 राज्यों से कांग्रेस शुक्ला साहब जियो कर दिया, क्योंकि उनके लालच का पता है सबको। क्या भाजपा चुनाव नहीं जीत सकती थी? 400 पार से भी ऊपर जा सकती थी अगर लालच देती तो। क्यों? उन देश की तरह इसे कंगला नहीं बनाना है। ये तो बड़े गर्व की बात है। देखिए लालच की आप बात कर रहे हैं प्रदीप जी, बात को समझिए। जनता ने कहीं ना कहीं जो विपक्ष कह रहा है और जो लगता भी है, कहीं जो बयानबाजी थी सरकार की, जो मोदी जी लगातार जो जिस तरह से बयानबाजी करते थे, फैसले लेते थे, कहीं ना कहीं उस पर लगाम तो लगाई है। देखिए मैं तो प्रैक्टिकल बात पे ध्यान देता हूँ, प्रैक्टिकल बात बोलता हूँ, थ्योरिकल नहीं बोलता हूँ। मैं किसी पार्टी के, अपनी पार्टी की तरफ से डिबेट में बैठूं या ना बैठूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सच बोल लूंगा, सही बोल लूंगा, अपने सच बोलिए। और क्या जनता को, हाँ नहीं, मुझे कोई लागा लिफ्टी नहीं है। मैं जनता का आदमी हूँ, जनता की पार्टी का आदमी हूँ, भारतीय जनता पार्टी से हूँ। आपने क्या सवाल पूछा, तो रिपीट कीजिए। मैंने पूछा कहीं ना कहीं तो जनता ने लगाम लगाई है, उसका असर तो पड़ेगा ना सरकार के कामकाज पर। हाँ बिल्कुल, देखिए बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। जैसे रेल चल रही है और विकसित होगी, और बहुत जल्दी दिल्ली मुंबई जो हमारी रेल आ रही है वो भी आ जाएगी। किसी प्रकार किसी चीज में भी कोई, ये मनमोहन सिंह जी की सरकार नहीं है कोई भी डांट के चला जाएगा। ये राजकुमार महारानियों की सरकार नहीं है जो चलाएंगे उसको। ये भाजपा की सरकार है, जनता की सरकार है। अग्निवीर पे क्या होगा? अग्निवीर सर मैं और सब कुछ चलेगा, बेफिक्र रहिए। मैं ये आपकी बात का एक जवाब और दे दूं। इस भारतवर्ष के अंदर 70% गरीब और पिछड़ा शोषित दलित रहता है, जो केवल रोटी पे ध्यान देता है, अपने रोजगार पे ध्यान देता है, उसके लिए पढ़ लिख नहीं पाता। अब ये मोबाइल जो चल रहा है, ये ज्ञान बन गया उसके लिए, और उनको भ्रमित करा। उन गरीब शोषितों को इन्होंने गरीबों की मजाक उड़ा के भ्रमित करा, खटाखट करके। और जनता जो थी समझदार, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को 240-44 वोटों अपने सांसद देके उनको गद्दी पे बिठाया। नीतीश जी बहुत समझदार है, नीतीश जी को भी सब कुछ पता है कि राजनीति, और चंद्रबाबू नायडू जी को भी आगे की राजनीति पता है कि राजनीति कैसे आगे की। तो कहा तो है, जेडीयू ने कहा अग्निवीर की समीक्षा करिए, बोला तो है साफ साफ, केसी त्यागी का बयान आया है। देखिए किसी त्यागी जी ने कहा है कि अग्निवीर पे हमने ध्यान देने के लिए कहा है, मगर ये सरकार की बात है। उन्होंने ठीक है, टीवी पे आगे प्रवक्ता है, उन्होंने बोला है अगर जनता, अगर कोई सरकार को सलाह दी है तो ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, हमारे साथ आके बैठे तो हम उन्हें इग्नोर क्यों करेंगे? ठीक है। अब्बास जी, काम है ध्यान देने का। अब्बास जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही है। अब्बास जी कह रहे हैं कि जो आप लोग यूपी में जीते हैं वो बरगला के जीते हैं,
आप लोगों ने गरीबों को बरगलाया कि हम पैसा देंगे इसकी वजह जीते हैं, न कि जो ये निगेटिव वोटिंग आपको मिली है। देखिए, उत्तर प्रदेश के लोगों को गाली बक रहे हैं, इनको देश की जनता भी सबक सिखाएगी। उत्तर प्रदेश के लोगों को गाली दी जा रही भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा। ठीक है, गाली बक लो, फिर समय आएगा, फिर हिसाब चुकता करेंगे। अभी 32 पे लाए हैं, आपको 2 सीट भी नहीं मिलने की उत्तर प्रदेश से। गाली तो नहीं बक रहे हैं, लेकिन देश सुन रहा है, किसने गाली बकी है, किसने आप शब्द बोले उसको क्लियर कीजिए। कैसे कैसे लोग कर रहे हैं, भारतीय भगतगण कैसे कैसी बातें कर रहे हैं, गाली बकना भी, अरेस्ट भी, गिरफ्तार भी हो रहे हैं लोग। गाली बकोगे उत्तर प्रदेश के लोगों को, भाजपा समर्थित लोग उत्तर प्रदेश के लोगों को गालियां बक रहे हैं। अब मोदी जी ने निंदा करी, आपने निंदा करी, आपने उनके खिलाफ जो अदूल जदूल बयान दे रहे, गंदी गंदी बातें कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लोग, आपका कोई बयान है? अब्बास जी वो ये कह रहे हैं कि इनको जनता को जो है लालच दिया गया है कि हम ये देंगे, इतना पैसा देंगे, इसकी वजह से वोटिंग हुई है। वो गाली नहीं बक रहे हैं। अरे बेंगलुरु में, लखनऊ में, शाहजहांपुर में, मुरादाबाद में, धामपुर में, बिजनौर में, सहारनपुर में बेचारी हमारी बुरखे में बहनें खड़ी है, लाइन की लाइन लगा के डाकघर के बाहर। उसका जवाब नहीं है, बड़ी गर्मी में खड़ी है बहनें, वो गरीब शोषित बेचारी। क्षमा मांगनी चाहिए उत्तर प्रदेश के लोगों से कि लालची बताए गालियां बता, लालची बता के लालची कहना गाली नहीं है। ये मेरे भाई जो भाजपा के प्रवक्ता उत्तर प्रदेश के लोगों को लालची बता रहे, किसने गाली बकी है? अरे भाई किसने गाली बकी, डिबेट बताइए ना, जनता को किसने गाली बकी, नाम बताइए, झूठ मत बोलिए। अच्छे प्रवक्ता बनिए, नहीं देश सुन रहा है हमारे, आपको थोड़े बोलिए। ये नेगेटिविटी 99 विचार डालते हो राहुल गांधी जी, सचिन तेंदुलकर की तरह। आप उन्हें उत्तर प्रदेश के लोग गाली क्यों कर रहे हैं? ठीक है, बोले दिनेश शर्मा जी, बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था नवीन भाई, तो 3 चीजें हैं। पिछले लोकसभा इलेक्शन में और उससे पहले जो मतदान का प्रतिशत था उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, इस बार वो मतदान का प्रतिशत कहीं 4% कम हुआ है और कहीं 3% कम हुआ है। अगर 2% वोट उत्तर प्रदेश के अंदर और बढ़ गया होता तो दोनों की जोड़ी, अखिलेश यादव की और राहुल गांधी जी की जोड़ी कहीं नहीं दिखाई पड़ती। 2% वोट इसका जिम्मेदार जब वोटर निकला ना, इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग हैं ना। अब इसका कारण बता रहा हूँ। 3 विषय है भैया इसके। ये सच है, बिल्कुल हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं कि योगी जी का स्थानीय प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं रहा। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या कॉमन मैन हो, उसके डीएम एसपी ने विधायक तक की बेइज्जती की है, सांसद तक की बेइज्जती की है। कहा है उनको कि अपनी औकात पर रही। क्या ये वोट फिर क्या उम्मीद करेंगे जब कॉमन जनता का काम नहीं होंगे, उनकी बेइज्जती होगी तो क्या होगा? यही काम तो अखिलेश यादव की सरकार में हुआ था, कि 7 सीटों पर पहुंच गए थे। आपने, बीजेपी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जबकि शुरू से बात कही जा रही थी मंत्री नाराज है क्योंकि उनके काम नहीं हो रहे हैं। ये बात मेरे पब्लिक डोमेन में है और आपने भी इस बात का इशारा किया है। देखिए, जब तक ये काम नहीं करेंगे, लोगों के अपने मंत्री विधायकों का अपमान कराएंगे, तो ये इस बार आगे भी चले जाएंगे। इनको इस प्रकार की चीजों पर नियंत्रण पाना होगा। यह किसी की कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो फैक्ट है जो जनता के बीच में है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत दुखी देखा गया है। ठीक है, घर में बैठ गया वो अपने। और तीसरी बात, अब जहां तक इसका आगे की रणनीतियों का सवाल है, अभी कहा कि 2 डिप्टी सीएम नहीं आए, वहां पर उनके उसमें नहीं आए। जहां तक हमारी जानकारी है 2 डिप्टी सीएम को दिल्ली में रोका गया था, जहां तक हमारी जानकारी है। इसलिए वो आज जो बैठक हो रही थी वो मंत्रिमंडल की बैठक नहीं थी, बल्कि वो सारे मंत्रियों को बुलाया गया था, सभी को उनसे राय ली गई थी और आगे का एजेंडा तय किया गया था। एक ये मुद्दा था उसके अंदर। और इसके अंदर फिलहाल हमें कुछ आगे नजर नहीं आता। नजर आएगा कल प्रधानमंत्री जी के शपथ ग्रहण के बाद कि उनकी कार्यप्रणाली किस तरह से फिक्स होती है, किस प्रकार से राज्यों को चलाएंगे,
उत्तर प्रदेश के नेतृत्व के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीजें उसके बाद सामने आएंगी। ठीक है स्वामीनाथ जी, जिस तरह से प्रदीप भटनागर जी कह रहे हैं, आपने सुना होगा कि आप लोगों ने जो है लोगों को कहा कि हम ये देंगे आपको 85 रुपए देंगे, इसकी वजह से वोटिंग मिली है, कोई बीजेपी खिलाफ वोटिंग नहीं है, वो ये बोल रहे हैं। मैं वही जवाब देना चाह रहा हूँ, सुनिए। अब देखिए, प्रदीप भाई बता रहे थे ये लोग लालच नहीं देते हैं, कहते हैं मध्य प्रदेश में लाडली योजना लास्ट समय में पैसा उनके खातों में डाला गया महिलाओं को वोट लेने के। 400 रुपया में सिलेंडर देने के बाद मध्य प्रदेश राजस्थान में कहे आज तक चालू नहीं हुआ। 3700 रुपया के क्विंटल धान खरीदने की बात कही गई, ये चालू नहीं हुआ। और जिस तरह से तो लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ये लोग 350 रुपये में सिलेंडर देने की बात कहे थे, 35 रुपया में डीजल पेट्रोल देने के बात कहे थे, और 100 के पार कर दिए, सिलेंडर 1100 तक पहुंचा दिए। और उसके बाद ये 80 करोड़ लोगों को अभी भी राशन 10 साल में दे रहे हैं। और उसके बाद ये लालच नहीं है, 80 करोड़ लोगों को रोजगार मांग रहे हैं कि श्रमिकों को कल कारखाने फैक्ट्री कितना इंडस्ट्रीज लगाए, कितना सेल बेल रेल आप सब गिरवी रख दिए, लेकिन बनाए कुछ नहीं। जो पहले की सरकार बनाई थी उसको आप गिरवी रख दिए, अपने साथियों को दे दिए, लेकिन नया कोई निर्माण नहीं किए। कोई आपका आज तक एजेंडा जो रहा बुलेट ट्रेन से लेकर और स्मार्ट सिटी तक कोई बना नहीं। स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप इंडिया बम्पर शेर लगाए चौक चौमानिया पर, कोई इंडस्ट्रीज ऐसा खड़ा नहीं किए जो रोजगार दे देश को। आप 10 साल में 9,27,000 रोजगार दिए, वो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर। आप 2 करोड़ नौकरी का ये लालच नहीं दिए थे, 15 लाख खाते में लाने का लालच नहीं दिए थे। तो इनके पास अब बचा क्या है कि झूठ गंगा सफाई के नाम पर लूट हुआ। जिस तरह से 8.5 जवाब देना पड़ेगा, धंधा देने का काम किया गया, नवीन भाई आपको भी जवाब देना पड़ेगा। हम देंगे, हमारा संसद का जितना पैसा है वो खर्चा करेंगे, क्योंकि हम योजना, हम सरकार में आते तो हम खटाखट करते। हमको मैंडेट पूरा नहीं मिला, जनता समझ रही है कुछ गलतियां हो गई, लेकिन जितना हमारा अधिकार है अपने अधिकार को पूरा हम लड़के जनता के लिए, संसद भवन में किसान के लिए, मजदूर के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए एक उम्मीद का दिया जला। कम से कम अहंकार खत्म करने के लिए इतना मैंडेट जरूर मिला है कि हम चौकस होकर अपने जवाब को रखेंगे। और एक जो 12 बजे रात वाली जो धंधा इनका था बंद हो गया। अब निर्णय 12 बजे रात को आकर, चाहे कोरोना काल में लॉकडाउन लगा देना, चाहे नोटबंदी कर देना, जीएसटी 12 बजे रात को इनका जो लगाने का जो धंधा था, इसमें ताला लग गया। और जिस तरह से नौकरी के नाम पर युवाओं को, आज युवा जो जोश था उत्तर प्रदेश में, ये जो वोट पूर्वांचल से लेके पूरे देखे इलाहाबाद और आजमगढ़ से लेके जो युवाओं में जोश था, वो जोश दिखा कि हमको अग्निवीर योजना जो लाया गया, सियाचिन के बॉर्डर पर -25 डिग्री में अगर कोई बेटा जाकर शहीद होगा और तो उसके पास ट्रेनिंग नहीं होगा तो कैसे जाकर देश की रक्षा करेगा? स्वामीनाथ जी कैसे चलाएगा? 4 साल में रिटायर 75 साल का बुढ़ा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, और 4 साल युवा 22 साल का। ठीक है, ये सब बातें स्वामीनाथ जी पहले भी कह चुके हैं आप लोग, बातें हैं ये पहले भी कह चुके हैं। सुन लीजिए, केसी त्यागी साहब का बयान आया अभी, बोले मेरे पास सबूत है, कांग्रेस ने नीतीश कुमार को पीएम बनने का ऑफर दिया है। तो दिया कि नहीं बता दीजिए ना, कौन बोला उनको कौन कहा है, कौन अधिकारी का आदमी बोला है, कौन उनको बोला है? ऐसे हवा में ख्याली पुलाव पकाने की जरूरत नहीं है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री का पद जिसको मिलेगा? नीतीश कुमार हो चाहे नीतीश कुमार तुरंत पलट जाते हैं, और प्रधानमंत्री का इतना बड़ा पद मिलेगा तो आदमी कौन पीछे हटेगा? तो दे दीजिए, दिक्कत क्या आप लोगों को? कुर्सी की लड़ाई है, कुर्सी की। प्रधानमंत्री पद नहीं देंगे आप लोग? त्यागी जी साहब के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि किसी त्यागी जी दिखाए कि कौन बोला है उनको, कौन हमारे नेता हो, कह रहे सबूत है मेरे पास, पदाधिकारी बोले सबूत है, प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया नीतीश कुमार ने। नहीं, सबूत दिखा, सारे चैनल मांग रहा है सबूत दिखाओ। बोल देने से नहीं होता है, सबूत चाहिए। बोलकर ध्यान भटकाने की जरूरत प्रदीप भटनागर जी, और प्रदीप भटनागर जी, ये दबाव बनाने की रणनीति है। लगातार जो है जेडीयू कोई ना कोई बयान दे रहा है, कभी अग्निवीर पर, कभी प्रधानमंत्री पद के, ये कह रहा हमने आपके लिए प्रधानमंत्री पद का छोड़ दिया। बार बार सवाल पे सवाल बना जा रहे हैं। तो अब देखिए क्या है कि अपना इसी में आपने प्रधानमंत्री थोड़ा सा नाम को ऑफर दिया। स्वामीनाथ जी सुन लीजिए, पहले जवाब ले लीजिए इसका। बोलिए प्रदीप जी। अभी आपने बड़ा अच्छा सवाल करा कि आपने प्रधानमंत्री बनने का ऑफर करा है आदरणीय नीतीश जी को।
तो समझ सकते हैं नीतीश जी को पता है कि जैसे मनमोहन सिंह जी गुमसुम और बेचारों को कठपुतली बना रखा था, नीतीश जी नहीं बनने वाले। नीतीश जी को पता है नीतीश जी क्या है। मगर आप ये देखिए ये कितने परेशान हैं, कितने तिलमिलाए हुए हैं, कितने दुखी हैं कि बेचारे चूड़ियां तोड़ तोड़ के रो रहे हैं कि कैसे भी कुर्सी मिल जाए, देश बेचने के लिए काम मिल जाए, देश को बेच दे, इस देश के जितने संसाधन तैयार हुए हैं इनको सबको खत्म कर दें। ये यहाँ बैठ के तो आप कर रहे हैं भैया प्रदीप भाई, वो तो संसाधन आप बेच के 254 लाख करोड़ देश पे खर्च कर दिए। अपने बात को दूसरे पर क्यों लाद रहे हैं? आप सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के वसूलों से आप झूठ बोल रहे हैं ऐसे। ये सारे काम तो आप लोग कर चुके हैं, 2023 तक आप बेच चुके हैं देश को। महंगाई का मार 38 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है और आप बोल रहे हैं विपक्ष पे। अभी ठीक कर देंगे स्वामीनाथन जी। रहे हो और उसके नहीं, जिस तरह का झूठ बोलेंगे तो कैसे मैं बात करूंगा? 254 लाख करोड़ हम खर्च किए हैं देश पे, कि 70 साल में 54 लाख करोड़ था, अब 254 लाख करोड़ बताए ना कौन खर्च किया? और देश का सेल बेल रेल किसने दिया है? इतने ज्यादा बोलने वाले आदमी हैं, आप तो डिबेट कर सकते हैं। हम पे इतनी एनर्जी नहीं है, कितने आप बनाए, हम पे कितने इतनी एनर्जी नहीं कंपनियां है बनाए हैं, कितने इंडस्ट्री लगाए। आप जवाब तो ले लीजिए स्वामीनाथन जी, जवाब ले लीजिए। हम पे इतनी एनर्जी नहीं है कि जैसे लोग बैठ के रेगुलरली बकवासबाजी करे जाए। हमारे बस की रोज रोज ना एक सवालों के जवाब देना हमारे ठीक है, प्रदीप जी भटनागर जी बोले, लास्ट 30 सेकंड बचे हैं। हाँ। देखिए ये लोगों को 15 लाख रुपए चाहिए, अभी जनता अभी सारा खत्म करा दिया। मुझे क्या बोलना था देश में, मैं ANB न्यूज के माध्यम से बोलता हूँ, देश के जो प्रगति और विकास है वो नहीं रुकेगा। तकलीफ इन्हें यह है कि मनमोहन सिंह वित्त मंत्री होके, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री होके जो सोना गिरवी रखा था वो वापस नहीं आया, और वो आया तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आया, उनकी सरकार के नेतृत्व में आया। जो 100 टन सोना आया और जो रहा वो भी रहा। ठीक है, समय खत्म हो गया। सभी मानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजधर्म आज इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।